शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि वो अपनी औकात में रहे। मैं आपको क्या बोलूं, पूर्व डिप्टी कलेक्टर बोलूं या डिप्टी कलेक्टर बोलूं? मेरी नजर में तो पूर्व डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि मैं इस्तीफा तो आपका मंजूर हुआ नहीं है अभी। पर मैं नौकरी में वापस नहीं जाना चाहती। तो अगर मुझे रोका जा रहा है, इसका मतलब अनुसूचित जाति वर्ग को रोका जा रहा है। प्लीज ताला क्यों लगा रहे मम्मा? इस्तीफा देने के पीछे वजह यही छुट्टी नहीं मिलना था कि और कुछ कारण था? तानाशाही पूर्ण जो रवैया या जो शासन की तरफ से मुझे अनुमति ना मिलने का पत्र मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। इस बार मान लीजिए आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती, फिर भी आप धैर्य बनाए रहेंगे उनके साथ? अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर। मान लीजिए ऐसे जो जिस तरह की राजनीतिक चर्चा है अखबारों में आप भी पढ़ती होंगी, तो मान लीजिए अगर पार्टी कहती कि नहीं निशा बांगरे जी इस बार आप थोड़ा धैर्य रखिए, अगले बार हम विचार करेंगे, तो आप धैर्य रखेंगी या फिर? हाँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, इस बार नहीं तो अगली बार, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जो जिससे मेरी विचारधारा मिलती हो। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ नीरज द्विवेदी। नेताजी की बात में आज हमारे साथ खास मेहमान है निशा बांगरे। यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बीते 1-1.5 महीने से लगातार आप सुर्खियों में हैं और छुट्टी न मिलने के कारण इन्होंने डिप्टी कलेक्टर जैसे पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इनसे हम सीधे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मूल वजह क्या थी। मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इनसे मिलकर ही हम जानते हैं। आपका बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस्तीफा देने के पीछे वजह यही छुट्टी नहीं मिलना था कि और कुछ कारण था? ये सभी जगह इस तरह से दिखाया जा रहा है कि छुट्टी ना मिलना, इसका कारण छुट्टी ना मिलना नहीं, इसका कारण ये है कि अनुमति ना मिलना। छुट्टी तो मैं लेकर के आई थी, छतरपुर जिले में मेरी पदस्थापना थी, वहां से छुट्टी लेकर मैं आमला आई थी और 25 जून को मकान का उद्घाटन था। तो उस मकान के उद्घाटन कार्यक्रम में चूंकि 11 देशों से लोग आने वाले थे और एक गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम सर्वधर्म शांति सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में जो है भगवान बुद्ध की अस्थियां गगन मलिक फाउंडेशन लेकर के आए थे और उसके साथ साथ जो मेरा जिस मकान का उद्घाटन था उसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना होनी थी। तो इसीलिए एक पत्र हमने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा था, लेकिन उस पत्र के जवाब में लिख करके आया कि आपको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है सर्वधर्म शांति सम्मेलन में। तो हमने दोबारा पत्र लिखा कि चूंकि ये मेरे मकान का उद्घाटन है और मेरे मकान के घर के अंदर जो है सर्वधर्म प्रार्थना होने वाली है उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में, इसीलिए मैं उसमें उपस्थित होना चाहती हूँ। पुनः एक दिन के अंदर जवाब आता है कि आपको इस कार्यक्रम के किसी भी स्वरूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो अपने ही घर के मकान के उद्घाटन में मैं सिर्फ सूचना के लिए पत्र दे रही हूँ कि मैं उसमें रहना चाहती हूँ और बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आता है कि आपको किसी भी स्वरूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, जो कि आप समझ सकते हैं कि मेरे संवैधानिक अधिकार, मैं अपने खुद के मकान के उद्घाटन में अपनी आस्था अनुसार सर्वधर्म प्रार्थना में उपस्थित नहीं हो सकती, या भगवान बुद्ध की जो अस्थियां आई थी उसके मैं दर्शन नहीं ले सकती, नहीं कर सकती। तो इस प्रकार की जो तानाशाही पूर्ण जो रवैया या जो शासन की तरफ से मुझे अनुमति ना मिलने का पत्र मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया कि जब मैं अपने खुद संवैधानिक अधिकारों का, अपने अधिकारों का, मानव होने के अधिकारों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं जिस पद पर बैठी हूँ तो फिर मैं किसी और के लिए न्याय की बात कैसे कर सकती हूँ? मैं आपको क्या बोलूं, पूर्व डिप्टी कलेक्टर बोलूं या डिप्टी कलेक्टर बोलूं? मेरी नजर में तो पूर्व डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि मैं इस्तीफा तो आपका मंजूर हुआ नहीं है अभी। पर मैं नौकरी में वापस नहीं जाना चाहती। आप GAD के सर्कुलर उठा के देख लीजिए, आई थिंक 24 जनवरी 1973 का है। उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो नौकरी करे तो शासन जबरदस्ती उसको जो है सेवा में नहीं रख सकती है ना, जब तक कि और मेरे ऊपर कभी कोई आरोप भी नहीं लगे। आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी सेवा काल के दौरान कभी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे, कभी एक भी नोटिस नहीं मिला और इस्तीफा देने के तुरंत दूसरे दिन जो है बैकडेट में शासन नोटिस दिए जा रही है
वो भी बहुत सामान्य से, उन्हें बस वजह चाहिए कि चलिए किस हम उस पे तरीके से रोका आएंगे। जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जिस मुकाम को आपने हासिल किया, इस मुकाम को पाने के लिए कितने लोग संघर्ष करते हैं, कितना समय लगता है, माता पिता की मेहनत, खुद की मेहनत, आपने एक झटके में उसको ठुकरा दिया और घर के उद्घाटन सर्वधर्म के चलते आपने इतने बड़े पद को, तो नहीं लगता आपको बहुत बड़ा जो आपने जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया? ये बिल्कुल नहीं, बहुत सोच समझ के हमने निर्णय लिया है, हमारे पूरे परिवार ने। क्योंकि इस सेवा में आने से पहले मेरा डीएसपी में भी चयन हुआ था। उसके पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया है, और उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं या बचपन से जो मेरे उद्देश्य रहे हैं, वो किसी पद पे जाने का कभी नहीं रहा। कलेक्टर को बड़ा पद माना जाता है और माना जाता है कि उसके माध्यम से हम समाज में एक अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, इसीलिए इसको सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है जी। तो अच्छी सेवा देने के लिए, क्योंकि हमारा परिवार सामाजिक सेवाओं से हमेशा जुड़ा रहा, समाज से जुड़ा रहा, तो उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम न्याय पहुंचा सके। क्योंकि मैं खुद एक अनुसूचित जाति वर्ग से आती हूँ, बहुत संघर्ष करके मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया है। उनके माता पिता ने एक टाइम भूखे रह करके उनको पढ़ाई करवाई, और मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके मुझे पढ़ाई करवाई है। उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम जैसे जो वंचित, पीड़ित, शोषित लोग हैं, हम उनको कैसे आगे लेकर के आ सकें। इस उद्देश्य को रख करके मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी, इससे ज़्यादा सैलरी मुझे मिलती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं समाज के बीच में रह करके, जो मेरा इंटरेस्ट भी हमेशा से रहा है, कि मैं कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकूं। और मैंने अपने सेवा काल के दौरान ये सब किया भी है। आप जब पूरे मेरी पृष्ठभूमि उठा के देखेंगे, पिछले 5 साल की जो मेरी सर्विस रही है, मैं उन गाँवों तक पहुँची हूँ, उन कस्बों तक पहुँची हूँ जहाँ तक कोई अधिकारी कभी ना जाने की सोचता है, ना गया है, जहाँ सड़कें नहीं हैं। तो उन तक पहुंचने का उद्देश्य जो मेरा था कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उसके लिए मैंने पूरी निपुणता से काम किया, जितना मैं कर सकती थी अपने सेवा काल के दौरान में। यही उद्देश्य मेरा आज भी है, किसी पद को पाना नहीं है। हम उस पद तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हम उस पद के साथ न्याय कर पा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और एक भारत देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी रही है कि हम सोचते हैं हमें कलेक्टर बनना है। हम कलेक्टर बन के क्या करना चाहते हैं, कलेक्टर बनने के बाद जो हम करना चाहते हैं, क्या हम उस कुर्सी के साथ न्याय कर पाते हैं, ये कोई अधिकारी नहीं सोचता। सिर्फ उसको पीली बत्ती, लाल बत्ती ये दिखती है, उसको पावर दिखता है, पद दिखता है, पैसा दिखता है, लेकिन वो गलत उद्देश्य से वहां पहुंचते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल सामाजिक उद्देश्य है। तो जरूरी नहीं है कि कलेक्टर की कुर्सी पर या एसडीएम रहते हुए ही मैं वो कार्य कर पाऊंगी, इसीलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। इस पद से मुझे त्याग पत्र देना बहुत ही सोचा हुआ हमारा निर्णय है, और इसमें मुझे कोई दुख भी नहीं है, आज भी नहीं है। मैं वापस जाना भी नहीं चाहती। अगर सरकार का इस तरह का रवैया है कि वो एक अनुसूचित जाति की महिला को सर्वधर्म प्रार्थना करने से रोक सकते हैं, अपने घर के उद्घाटन में जाने से रोकते हैं, तो मैं ऐसे पद पर वापस नहीं जाना चाहती। मूलतः रहने वाली आप बालाघाट की हैं। छतरपुर में भी पदस्थापना जब आपने रिजाइन दिया, तो आपने आमला में ही रहने का, घर बनाने का, सर्वधर्म सम्मेलन, कहाँ से आपके मन में ख्याल आया कि नहीं आमला ही मेरे लिए बेहतर है? बिल्कुल, हम अभी आमला में ही बैठे हैं। मेरी पहली पदस्थापना बैतूल जिले में ही रही है। 2018 से 2021 तक मैं यहाँ पर रही हूँ, और आमला में ही मैंने चुनाव में एआरओ में रही हूँ, लोकसभा के चुनाव में, और विधानसभा के चुनाव के दौरान भी मैं यहीं थी, और उसके बाद मैं एसडीएम भी यहीं पर रही हूँ। तो मेरा एक लंबा काल यहाँ पे सेवा का समय गुजरा है। और आप आए हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जगह है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, बालाघाट के कल्चर से ही बैतूल का कल्चर मिलता है, तो एक कल्चर एक जैसा होने के नाते क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं नागपुर और भोपाल के सेंटर पे भी हैं, तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर ऐतिहासिक ये जगह है। ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु भी है। बैतूल जो है, बैतूल का बरसाली अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो सभी पूरी वसुधा को ही हम अपना घर मानते हैं। तो आमला तो उसी का हिस्सा है। तो स्वाभाविक है कि जो जहाँ मैं ज्यादा समय मैंने बिताया है और बड़े ही डेडिकेशन के साथ मैंने यहाँ के लोगों के लिए कार्य किया है, आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं। तो यही कारण है कि मेरा उनसे जुड़ाव और उनका मुझसे जो लगाव है वो बार बार मुझे यहाँ खींच कर लाता है। जब मैं यहाँ से गई, यहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ, तो एक बेटी की तरह मुझे विदाई दी गई। अगर सिर्फ मेरा स्नेह होता तो आप देखिएगा, जो मेरा
स्थानांतरण हुआ तो एक बेटी की तरह कई संगठनों ने, कई लोगों ने मुझे विदाई दी और मेरे जाने के बाद भी लगातार संपर्क में रहे। शादी, पार्टी, बर्थडे, जो भी सुख दुख रहे हैं, हमेशा मुझे यहाँ की जनता ने बुलाया है और मैं उनके बीच में एक परिवार की तरह रही हूँ। तो ये मेरा परिवार है जी। इस्तीफा देने के बाद क्या कर रही हैं आप अभी? मीडिया से तो डायरेक्ट लगातार आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, तमाम सुर्खियों बनी हुई हैं, लेकिन स्पष्ट किसी चैनल के साथ, किसी मीडिया के साथ ये नहीं बताने कि आगे करने क्या वाली हैं। तो आज चाहे तो बता सकती हैं कि अगला मिशन क्या है आपका? मेरा तो उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा उद्देश्य है समाज कार्य ऐसे करना कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिल सके। तो उसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म मुझे आगे अच्छा लगेगा मैं उस पर जाऊंगी। फिलहाल तो ये है कि मैंने इस्तीफा दिया है, 1 महीना हो गया है और मैं अभी आंवला में हूँ। लोगों से लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं गांव तक जाती हूँ जहाँ कोई खासकर मेरा जो एक मिशन आपने पढ़ा भी होगा, मिशन हर घर अफसर घर घर अफसर, तो मैं शिक्षा के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी पद पे जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि गांव तक जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल के अभाव में या पैसे के अभाव में उसको अपनी पढ़ाई ना रोकनी पड़े, या उसने जो सपने देखे अपने जीवन में कि वो कलेक्टर बनना चाहता है या एसपी बनना चाहता है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना चाहता है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। हमने एक स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो मैं अपना समय जो है इन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ उनके माता पिता को समझाने के लिए कि आप अपने घर में शिक्षा के लिए कैसा वातावरण दें, अभी हम इसी में अपना समय बिता रहे हैं और यही मेरे जीवन का लक्ष्य भी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ उनके भविष्य को लेकर, क्योंकि उनका भविष्य यानी भारत देश का भविष्य। जैसे हमारे युवा बनेंगे, भारत उसी तरीके से भारत का मतलब आपका सीधा कहना है कि जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है वो शिक्षा पे काम नहीं कर रही है, इस कारण से इस पे आप मतलब सवाल उठा रहे हैं, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं कि अभी की है, ये तो अंग्रेजों के शासनकाल से ही हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था आज तक के जो परिणाम हमें दिख रहा है। शिक्षा व्यवस्था से निकलकर आपको इतना बड़ा मुकाम भी तो मिला, नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। मैं एक छोटे शहर में रही हूँ, बालाघाट में। पढ़ने में मैं इंटेलिजेंट थी, टॉप करती थी। तो एक दिमाग में एक चीज रहती है ना कि जो पढ़ने में अच्छा था, हमारे समय में तो ये होता था जो पढ़ने में अच्छा है वो मैथ्स लेगा, ऐसा होता था सबके सामान्य जो कम उससे है वो बायो लेगा, जो उससे कम है वो कॉमर्स लेगा। और आर्ट्स अगर किसी ने ले लिया तो उसको तो बेइज्जती महसूस करवाते थे, ऐसा था। तो चूंकि नहीं देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही सोशल सर्विस में रहा या सिविल सर्विसेज में रहा। लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कई बच्चे बीए पास करके, आपने देखा भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी और जगह जगह से, उनका उद्देश्य मालूम है कि अगर सिविल सर्विसेज में जाना है तो हमें किस डायरेक्शन से जाना है। लेकिन चूंकि हम छोटी जगह पे रहते हैं, हमें नहीं मालूम रहता कि हमें क्या करना है। मैथ्स में मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन चूंकि नंबर अच्छे आते थे इसलिए उस विषय को हमें लेना था। जबकि मेरे सोशल साइंस में 97 मार्क्स आए थे 100 में से, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें था। लेकिन चूंकि हमारे सामाजिक व्यवस्था, मैं सिर्फ शासन से नहीं कहना चाहूंगी, हमारी सामाजिक व्यवस्था और सोच ऐसी है कि हमें इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले तो आईआईटी में जाना है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको आईआईटी में वो जाएगा तभी प्रूव होगा कि वो अच्छा है ना। तो इस तरह की मानसिकता रही है। तो मेरा तो शुरू से ही सोशल सर्विसेज में था, लेकिन चूंकि हमारे स्कूल में जो है आर्ट्स उस समय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय में, तो मैथ्स लिया हमने और मैथ्स के बाद फिर इंजीनियरिंग करते हैं, सो इंजीनियरिंग किया। और फिर उसके बाद जब मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस करते करते मुझे ये लगा कि इस 14 मंजिला एसी के बिल्डिंग में बैठने के लिए जो है मेरा जन्म नहीं हुआ है। मुझे गांव में, बस्तियों में, लोगों के बीच में जाना चाहिए ताकि हम उनको कुछ प्रेरणा दे सके कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो हम उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ सके, उनको कैसे हम एक प्रेरणा दे सके कि वो मुख्य धारा में आए। इसीलिए जो है आप जो ये कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली नहीं, एक भारत देश की सामाजिक व्यवस्था ही इस तरह की है। जब आप स्टूडेंट आपकी लाइफ थी, कॉलेज गई, तो कभी ऐसा आपको लगा क्या कि राजनीति में भी जाना है हमें, या फिर राजनीति कभी मन में ख्याल आया था क्या? नहीं, राजनीति का तो ख्याल नहीं आया कभी, क्योंकि हम बहुत सामान्य परिवार से हैं। मेरा मायका ससुराल, हम दोनों ही बहुत सामान्य परिवार से हैं। तो राजनीति में, आपके शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक हैं। तो राजनीति में जाने के लिए
सभी बोलते हैं कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम सोचते भी थे उस बारे में कभी कॉलेज में या स्कूल में, तो भाई या तो आप जानते हैं कि बहुत पैसा चाहिए या उस तरह का बैकग्राउंड चाहिए। तो ना मेरे पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है मेरे परिवार से, और ना ही हम लोग मतलब कभी सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा हम उसमें खर्च कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि उस सोच के कारण कभी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई। लेकिन जब अनुभव हुआ कि हम जब समाज के बीच में रहते हैं, जब मैं यहाँ फील्ड में रही बैतूल में, आमला में, तो मुझे ये लगा कि जो राजनीति है वो राजनीति में यही चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। हमें चाहिए कि किसी भी क्षेत्र को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, जनता का अच्छा प्रतिनिधि वो चाहते हैं जो उनका कार्य कर सके, उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा कर सके, जो उनकी आकांक्षाएं हैं अपने क्षेत्र को लेकर उसको कर सके। तो अब हमें लगता है कि जो हम सोचते थे पहले कि वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि जनता का साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगर मुझे भविष्य में ऐसा मौका मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैं उतर सकती हूँ। कौन से पार्टी से उतरेंगे? अभी तो कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तो इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ है। इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन आपने वो धारा भी बताई कि भाई इसमें लिखा है कोई बाध्य नहीं कर सकता। आपने ये भी गिनाया कि भाई मुझे अब जाना भी नहीं है। मैंने ये भी पूछा कि भाई आप पूर्व बोलूँगा आपको कि अभी डिप्टी कलेक्टर हूँ, तो आपने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना है। तो मन में कुछ तो तय होगा, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद, त्याग बाद तो ये बनाई होंगी भाई किस दल से जाना है लड़ने, कुछ तो मन में चलता होगा। अभी तक ऐसा निर्णय पे मैं नहीं पहुंच पाई हूँ। अभी ऑप्शंस जो हैं सामने, कौन कौन ऑप्शन उस पर क्या मंथन चिंतन हम और परिवार के साथ बैठकर जो है उसमें करेंगे। तो उस चिंतन के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। भाजपा, कांग्रेस या अभी सही समय नहीं है बताने का। कमलनाथ से मुलाकात को लेकर तमाम तरह की बातें उठी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, मेरे इस्तीफे के बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना के लिए संवेदनाएं अपनी व्यक्त की थी कि एक एससी की महिला के साथ इस तरह का जो बीजेपी की शासन यहाँ पर कर रही है मध्य प्रदेश में, वो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। तो जो भी इस तरह की संवेदनाएं हमारे लिए रखता है तो हम उनको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जाते हैं, और इसीलिए मैं उनसे मिली थी। बाकी उसमें कोई राजनीतिक बात, टिकट की बात नहीं हुई कि मैं यहाँ से तैयारी कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ? देखिए, संज्ञान में तो सबके है, क्योंकि मध्य प्रदेश दैनिक भास्कर के वो भोपाल में जो सर्वे किया था दैनिक भास्कर ने, तो भोपाल से प्रिंट भी हुआ था उसका कि सर्वे रिपोर्ट में आमला से मेरा नाम गया था। तो जानकारी सबको है, लेकिन अभी हम डिसाइडिंग स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि मतलब हमें इस बार करना है या अगली बार करना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में राजनीति में ये आपने तय, जब सर्वे रिपोर्ट में आपका नाम तय आया तब आपने सोचा कि नहीं राजनीति भी अच्छे कर सकती हूँ, या फिर जनता का ये प्यार दोनों देखकर आपने क्या मतलब किया सर्वे? नहीं, देखिए, मैं तो बालाघाट में रही हूँ, वहाँ भी मुझे बड़ा स्नेह मिला सबका। मैं उसके बाद विदिशा से मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ भी बहुत अच्छा स्नेह मिला। मैं गुड़गांव में रही, दिल्ली में रही, वहाँ भी सभी का बड़ा अच्छा स्नेह मिला। उसी तारतम्य में बैतूल में आई थी। बैतूल में तो मुझे मध्य प्रदेश शासन ने पदस्थापना दी है, कोई मैं अपने मर्जी से तो नहीं आई थी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो लोगों ने मेरे साथ महसूस किया, या मुझे जिस रूप में वो देखना चाहते हैं, वो उस सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने ला करके रख दिया। तो उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये काम भी कर सकती हूँ। भाजपा और शिवराज से क्या नाराजगी है आपकी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री? देखिए, ये है कि सबसे पहली बात तो सर्वधर्म प्रार्थना को रोकना, इससे ये मानसिकता पता चलती है कि किस तरह की मानसिकता है। दूसरा, मुझे उस कार्यक्रम में जाने से रोकना, मुझे अपने ही घर के उद्घाटन में जाने से रोकना, उससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक डर तो जरूर है कि वे नहीं चाहते कि मैं इस क्षेत्र में रहूं, या इस क्षेत्र में रह करके मैं अपने अधिकारों का उपयोग कर सकूं, यहाँ की जनता को जागरूक कर सकूं, यहाँ अच्छे कार्य कर सकूं। मेरा तो उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में जो सपने देखे हैं हमारे महापुरुषों ने, उनको पूरा करने का है। तो अगर मुझे रोका जा रहा है, इसका मतलब अनुसूचित जाति वर्ग को रोका जा रहा है, महिलाओं के सम्मान को रोका जा रहा है, और इस भारत देश के एक नागरिक, मैं भी भारत देश की नागरिक हूँ, उसको उसके संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने से रोका जा रहा है। तो ये सरासर जो है ये असंवैधानिक कार्य है जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। और इसमें जो है अधिकारी भी संलिप्त हैं, मैं सिर्फ नेताओं का नहीं कहूँगी, इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं। हमारे बैतूल जिले के जो प्रशासनिक मुखिया हैं,
है ना, पुलिस के प्रशासनिक, पुलिस के मुखिया हैं, ये भी उसमें इन्वॉल्व हैं कि किस तरीके से मुझे रोका जाए, क्योंकि इनके रिश्तेदार ऊपर वहाँ बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो ये सरासर उनकी मानसिकता दिखती है कि किस तरीके से सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस भारत देश के एक अनुसूचित जाति की महिला को जो है उसके संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। तो ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है, बहुत ही असंवैधानिक सोच है मैं कहूँगी, और भारत देश के लिए तो इस तरह की सोच एक्सेप्टेबल नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पति जी आपके किसी पार्टी से हैं क्या? बिल्कुल नहीं। चर्चा है कि आरएसएस से हैं? बिल्कुल नहीं। तो भी आरएसएस, आपके अचानक आरएसएस कार्यक्रम में जाना फिर वहाँ? मैं जब यहाँ पदस्थापना मेरी बैतूल में रही है, जैसा मैंने आपको बताया, सभी संगठन के लोग मुझसे जुड़े रहे हैं। किसी भी संगठन के लोग हों, वो सभी समाज के भी लोग, सभी धर्म के भी लोग हमसे जुड़े हैं। तो जो यहाँ रहते हैं उनसे हमारे एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए जो मुलाकातें हुई हैं वो होती है, और हमारे संबंध सभी के साथ अच्छे हैं। सिर्फ किसी एक संस्था या संगठन का नाम हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड भी बहुत सामाजिक हैं, सभी से जल्दी जुड़ जाते हैं, और जो हमें अपने कार्यक्रमों में बुलाता है हम उसमें जाते हैं। तो उन्होंने अगर हमें बुलाया तो हम गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी संगठन के सदस्य हैं। हम सदस्य किसी के भी नहीं है, और मैं तो हूँ ही नहीं। अच्छा, ऐसा कभी दौर आया, जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि जब आप कुर्सी आपके डिप्टी कलेक्टर की थी, तमाम जैसे जैसे प्रमोशन होता है, ऐसा कभी दौर भी आया क्या, किसी का फ़ोन आया क्या कि नहीं रास्ते से हटकर काम करना है, लीक से हटकर काम करना है, फिर दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेता कभी दबाव बनाया क्या कि नहीं आपको इधर नहीं इसके पक्ष में करना है? ऐसा कभी कोई? वो तो स्वाभाविक है। आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हैं, कोई घटना ऐसी? एसडीएम और कलेक्टर को जो है इस तरह की बातें होना तो बड़ा स्वाभाविक है, और अगर उनके हिसाब से नहीं जनता जानते हैं एसडीएम, कलेक्टर या तमाम जो कुर्सी बैठे हो, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा हो, वो एक न्यायमूर्ति के तौर पर देखता है, और जब उस कुर्सी पर बैठ के कोई अन्याय करता है तो फिर वो किसे अपनी पीड़ा सुनाएगा, बताइए आप। एग्जैक्टली। तो यही कारण रहा है। मेरे पास भी तमाम दबाव आए हैं, लेकिन मैं नहीं मानती, इसीलिए मतलब मैं इतना लड़ पा रही हूँ ना। आप समझ रहे हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी और व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, किसी और व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, ये बातें मैंने हमेशा, मैं जितना मैक्सिमम कर सकती थी मैंने कोशिश की है। तो यही हमारे लिए, इस भारत देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हम अपने उद्देश्यों के लिए जो है जो सरकारी तंत्र है उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। कोई भी अधिकारी इसका सामना करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस सिस्टम में भी बदलाव हो, और हम अपने बारे में ना सोचते हुए हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसको वाकई में इस प्रशासन की, शासन की, इस व्यवस्था की ज़रूरत है ना। हम उनके बारे में नहीं सोचते, और जो बड़े लीडर्स हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए वो उस पद पर गए, उस कुर्सी पर गए, उसको वो भूल जाते हैं, जो कि गलत है। अभी आमला में भी आपकी अभी तैयारी जैसे दिख रही है, जनता से जा रही है तो उनका क्या रिस्पॉन्स है, क्या कुछ जनता कह रही है? यहाँ तो आमला तो मेरा परिवार ही है, और सभी लोग बहुत ही उत्सुक हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, चाहते हैं कि बदलाव हो, यहाँ अच्छे कार्य हो, क्योंकि आमला जो है हमेशा से ही थोड़ा वैसा रहा है कि जिसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, जबकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, सब कुछ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ न्याय होना चाहिए, यहाँ की जनता के साथ न्याय होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। इसीलिए लोग एक परिवर्तन की नज़र से, एक उस दृष्टि से, मुझे एक आशा की नज़र से देखते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। आपको क्या लगता है कि यहाँ और क्या बेहतर हो सकता था, और क्या कुछ यहाँ बेहतर हो जाए तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा, लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि शिक्षा, आप अभी आए हैं आमला, आप जाइए, कई ऐसे गांव हैं, आदिवासी गांव हैं, आदिवासी बहुल्य एरिया है, बैतूल जो है आदिवासी बहुल्य जिला है। आप इंटीरियर में जाइए जहाँ पे कोरकू समाज के लोग रहते हैं, अभी भी वहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर शिक्षा तो आप छोड़ ही दीजिए, 8वीं 10वीं तक पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं, और बच्चियाँ तो और जल्दी छोड़ देती हैं। मैं सिर्फ इस एरिया को नहीं कहूँगी कि यही एरिया बैकवर्ड है, बहुत है, लेकिन जो एक अधिकारी को प्रयास करने चाहिए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि को प्रयास करने चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें कमी ज़रूर रही है, इसीलिए आज ये स्थिति है। तो सुधार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आदिवासी बहुल्य एरिया में, उनको प्रमोट करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है, छोटे छोटे यहाँ पे उद्योग लगाए जा सकते हैं, लघु उद्योग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत संपदा से पूर्ण ये बैतूल जिला है, लेकिन वंचित रहा है।
एक विजन आमला को और बैतूल को नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए। यहाँ जनप्रतिनिधियों ने उस तरीके से नहीं सोचा। मैं तो ये सोचती हूँ कि किसी भी क्षेत्र को, अपने किसी भी कार्य को, अगर मैं एसडीएम हूँ तो एसडीएम होने के नाते मेरे ऑफिस में रहने वाले और आने वाले लोग मेरे बच्चे समान हैं। एक माँ होने के नाते जैसे हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, हमें अपने कार्य को भी उसी तरीके से देखना चाहिए। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या प्रशासनिक मुखिया होने के नाते हमें इस एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो उस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम यहाँ के पालक हैं और हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। मैं आपके जब घर इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, देखा 1 किलोमीटर रास्ता पूरा वैसे ही है, वो सड़क है ही नहीं है, वो कीचड़ से आना पड़ा। बिल्कुल, ये भी एक यहाँ पे मुद्दा है। अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप बारिश के दिनों में तो पहुँच भी नहीं सकते हैं, पुल नहीं है, सड़कें नहीं है। बहुत सारी जगह बैतूल में आज भी प्रयास किया क्या आपने इसके लिए, जहाँ खुद आप रह रही हैं वहीं? मैं तो अभी आई हूँ। हाँ। और आप जो हवाई पट्टी की बात कर रहे हैं वो रेलवे का है, और इस पर अभी तो किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में जरूर यहाँ एक मसला रहा, बाहरी भीतरी का बड़ा मुद्दा रहता है। आप कह रही हैं परिवार है, मैं मानता हूँ आपके दृष्टि से लगता है कुछ लोग करेंगे, लेकिन बाहरी भीतरी का मसला बड़ा तेज यहाँ रहा है। आप बालाघाट से हैं और यहाँ अभी आमला में आई है, तो जनता, मैं नहीं मानती कोई यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वर्तमान जो विधायक हैं वो भी आमला के नहीं, तो उनका इसीलिए तो विरोध रहा कि वो बैतूल से हैं। इसके पहले भी जो विधायक रहे वो भी यहाँ से नहीं थे। हाँ, तो यहाँ तो ये रहा है कि जो बाहर से आता है, बाहर से इन द सेंस बाहर तो कुछ होता नहीं है। मेरी तो नजर में कुछ बाहर और लोकल होता नहीं है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। वैसे देखा जाए तो फिर शिवराज सिंह चौहान जी भी जाके विदिशा से लड़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी विदिशा से लड़ा, सुषमा स्वराज जी आके भी विदिशा से लड़ी, कमलनाथ जी भी छिंदवाड़ा के नहीं है ना, राहुल गांधी जी जाके केरला में लड़ते हैं। तो ये तो एक छोटी संकीर्ण सोच है अगर कोई ऐसा सोचता है, लेकिन मेरी आमला की जनता जो है वो बिल्कुल भी उसकी सोच ऐसी नहीं है। यहाँ सब अच्छी सोच के, अच्छे विचार के लोग हैं। तो यहाँ ये कोई मुद्दा है ही नहीं। इसको जबरदस्ती अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कुछ कभी आपके सामने भी ऐसा मुद्दा आया, किसी ने बताया कि? कभी नहीं। पेपरों में ही हम पढ़ते हैं, बाकी हमें तो नहीं लगता। मैं तो 2018 से अब आमला से जुड़ी हूँ, 5 साल से ज्यादा हो गए, तो मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि आदमी हम रिश्ता जो है सिर्फ खून से नहीं होता ना। बहुत सारे जो लोग हैं दोस्ती में, वो जो रिश्ता होता है वो खून के रिश्ते से ज्यादा बढ़कर होता है। सिर्फ सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। तो ये बहुत तुच्छ सोच है जो ऐसा सोचते हैं। इसमें कोई भी, आमला के लिए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। राजनीति की अभी जिनका आपने नाम गिनाया, हमको लगता है कि अच्छी जानकारी रखती हैं, पढ़ती हैं इनके बारे में। रोल मॉडल कौन है आपका? कौन आपको प्रदेश का, देश का नेता कौन सा अच्छा लगता है? मेरे लिए तो रोल मॉडल हमेशा से 2 डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर कलाम। जब से मैं पढ़ती हूँ, छोटी थी तब से ही डॉक्टर अंबेडकर को बहुत पढ़ा है मैंने, उनके संघर्षों को, कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके जो है हमें मानव का दर्जा दिया है। हमें तो मानव होने का ही दर्जा नहीं था। डॉक्टर कलाम ने जिस तरीके से तमाम बाधाओं को पार करके एक छोटे से गांव से इस देश के राष्ट्रपति बने, तो मेरे आइडियल वही हैं और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ और उन्हीं को पढ़ती हूँ। जी। अभी मान लीजिए आपको आमला से, जैसे आपकी तैयारी चली, लगातार जनसंपर्क कर रही है, आमला आपको बोले, अगर कि पार्टी बोले, कांग्रेस से ज़्यादातर चर्चा, तो मैं उसी की बात करूंगा, कि पार्टी बोले कि आमला सीट छोड़कर दूसरे सीट से आपको लड़ाए, तो क्या लड़ेंगी या फिर इसी सीट के लिए आप प्रयासरत रहेंगी? देखिए, अभी तो जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है मैं तो इस बारे में सोच ही नहीं सकती, और मेरा उद्देश्य भी नहीं है। जब मैं आमला भी आई थी तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। मेरा उद्देश्य कभी ये रहा नहीं है। मेरा उद्देश्य है कार्य करना। उसके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो कार्य करना है, जब आप न जनप्रतिनिधि रहेंगी, आपकी कुर्सी तो चली गई है, फिर कैसे कार्य करेंगे? वो पावर और नहीं मिल पाता फिर ना। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। हम किसी एनजीओ के माध्यम से कार्य कर सकते हैं, या कुछ और तरीका हो सकता है। मुझे तो एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उस फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य कर सकती हूँ। पावर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर रहेगी तब तो इस्तेमाल होगा, रहेगी जब नहीं तो कैसे? मुझे पूरा विश्वास है कि वो पावर मुझे मिलेगा। अच्छा। और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। मुझे जरूरी नहीं कि मुझे इन 4 महीने में ही और 1 साल में ही सब कुछ करना है। मेरी अभी उम्र ही 32 साल की है, अभी तो पूरा जीवन बाकी है। तो अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए, और धीरे धीरे समय के साथ सारी चीजें बेहतर होंगी। जिस पावर की आप बात कर रहे हैं वो पावर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है। इस बार मान लीजिए आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती, फिर भी आप धैर्य बनाए रखेंगे, रहेंगे उनके साथ?
अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर। मान लीजिए ऐसे जो जिस तरह की राजनीतिक चर्चा है, अखबारों में आप भी पढ़ती होंगी, मान लीजिए अगर पार्टी कहती कि नहीं निशा बांगरे जी इस बार आप थोड़ा धैर्य रखिए, अगले बार हम विचार करेंगे, तो आप धैर्य रखेंगी या फिर? हाँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, इस बार नहीं तो अगली बार, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जो जिससे मेरी विचारधारा मिलती हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी बार नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी स्टूडेंट भी हो, मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ कि लक्ष्य अपना बना के रखना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। जीवन बहुत लंबा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएंगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, और वो एक कहते हैं कि परमात्मा जो है वो हमारे लिए पहले से डिसाइड करके कुछ रखता है। अगर ये सारी मुसीबतें आ रही हैं और इस बार नहीं हो पाता तो मुझे लगता है अगली बार इससे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हमें चलना चाहिए। दो हाथ हैं तो हमें खाने के लिए तो मिल ही जाएगा। सरकार ने भले ही तनख्वाह हमारी रोक दी है, लेकिन हम भूखे तो नहीं रहेंगे। जो मान सम्मान हमें मिलना चाहिए वो मिलता ही है। हमारा परिवार हमारे साथ है ही, सबसे बड़ी पूंजी तो हमारा परिवार है, वो हमारे साथ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जिस घर को लेकर पूरा ये इतना बड़ा विवाद शुरू हुआ, आपने कुर्सी छोड़ दी सर्वधम, लेकिन हम लोग इंटरव्यू भी कर रहे हैं, किराए का मकान है, उस घर की क्या हालत है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्या? बिल्कुल कंप्लीट होने ही जा रहा था, लेकिन बहुत सारे व्यवधान आप देख रहे हैं सामने आए। उस घर को बनाने के लिए भी बहुत सारे व्यवधान बनाए गए, यहाँ से क्रिएट किए गए। कौन लोग थे वो? राजनीतिक लोग ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सभी लोग हैं, सिर्फ एक पार्टी नहीं। का नाम नहीं। कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, तो वो कहाँ से व्यवधान डालेगी? बहुजन से कोई लेना देना जयस भी नहीं है, तो खुल के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी ने व्यवधान डालने का प्रयास किया। बिल्कुल, तो इस वजह से हमारा, और फिर बारिश के पहले मुझे कंप्लीट करना था, वो 1-2 महीने के डिले होने के कारण तो वहाँ पे भी जो है पुट्टी वाला कार्य पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों में हम शिफ्ट हो जाएंगे। एक आखिरी और सवाल करेंगे, आमला से तैयारी कर रही हैं, यहाँ कितने मतदाता हैं, जानकारी है कुछ? बिल्कुल 2,12,000 यहाँ मतदाता हैं। कितने लोगों से संपर्क हुआ आपको? कुछ लोगों से संपर्क हुआ अभी? मुझे तो लगता है कि हर एक घर का व्यक्ति मुझे जानता है, हर बच्चा यहाँ जानता है। और इस कार्यक्रम की अनुमति ना देने से सरकार ने खुद इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया है कि अब तो जिन महिलाओं को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी वो भी अब खोल खोल के हमारे वीडियो और पोस्ट और पेपर्स में देखने लगी हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपके इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, कि उन्होंने अनुमति ना दे करके हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया है कि जिस प्रचार प्रसार के लिए लोग करोड़ों लाखों रुपए लगा देते हैं वो हमें मुफ्त में मिल गई। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जानते हैं लोग मुझे, और महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, बच्चों के लिए, और जो हमारे भाई हैं वो सभी चाहते हैं एक सकारात्मक, सभी सकारात्मक है और सभी में बड़ा उत्साह है। आप जाकर के फील्ड में पूछिएगा, जो जागरूक लोग हैं गाँव में, बहुत इंटीरियर तक तो बहुत सारी जगह मैं भी नहीं गई होंगी, हम जाने का प्रयास करते हैं जहाँ नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक तैयारी होनी चाहिए या जो एक लोगों के साथ में मेल मिलाप होना चाहिए वो मेरा पूरा है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लॉन्च की, 1,000 रुपये दे रही है, और कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना, दोनों में से आपको बेहतर कौन लगता है? अभी ये राजनीतिक चीजों पर नहीं, महिलाओं से जुड़ा है, क्योंकि 1,000 रुपये उनके डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं, 1,500 रुपये, तो आपको अच्छा कौन सा लगता है? मुझे तो मैं इस पर कोई भी अपनी बात नहीं रख सकती। मुझे लगता है कि रोजगार देना ज्यादा जरूरी है, उनको सशक्त बनाना ज्यादा जरूरी है। मुफ्त में राशन देकर या पैसे देकर के अगर हम अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जरूरी ये है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएं। तो ये एक जो आप सवाल है बड़ा राजनीतिक सा आपने पूछा है, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अभी कुछ कांग्रेसी लोगों से बात कर रहा था तो वो भी थोड़े दुखी नजर आ रहे हैं कि भाई मेहनत हम कर रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन हम करते हैं, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को हम समेटते हैं, कुछ भी होता है, तो लेकिन अचानक पैराशूट से आपके नाम पे थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गिनती के सिर्फ 2-4 लोग ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जिनसे आप मिलकर आए हैं। और बूथ लेवल की जो हमारे कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो सभी मुझे जानते हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, तो उसमें कोई मुझे समस्या नज़र नहीं आती है। जो जिस पार्टी का है स्वाभाविक सी बात है वो उसके साथ खड़ा रहेगा और उसके साथ अपने सहयोग की बात करेगा, लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति आता है और एक सकारात्मक
अपने विजन के साथ में आता है, एक अच्छे विजन के साथ में, तो सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं। और अभी भी मैं गांव में जाकर लोगों से मिलती हूँ तो उनमें मुझे लगता है कि सभी साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कदम तो आपने उठा लिया, आप कह रहे हैं जल्दीबाजी भी नहीं हुई है, लेकिन सरकार उधर से आपको रिलीव कर नहीं रही है, आपको इस्तीफा स्वीकार हो नहीं रहा है, आपने मन बना लिया है कि नहीं मुझे लौटना नहीं है, तो कहीं ये चुनाव आते आते कहीं ये न्यायालय में मामला न फंस जाए बीच में, फिर तो ये चुनाव वाली जो मनसा है गड़बड़ कहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, मुझे जैसा लग रहा है। इस्तीफा देने का उद्देश्य चुनाव लड़ने का नहीं था। मैंने आपसे पहले भी बताया कि अभी मेरे पास पूरा जीवन बाकी है, सिर्फ चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है अधिकारों को प्राप्त करना और अधिकार दिलाना भी लोगों को। तो उलझ जाए ना स्वीकार करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जो उद्देश्य है मैं उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाती चलूंगी, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक जो है लक्ष्य है, यही मंजिल है, ऐसा नहीं है। ये तो एक पड़ाव है, आगे बहुत सारी चीजें हैं और मंजिल तो भी बहुत दूर है। अभी तो मुझे अपना पूरा जीवन भी लगा चलते जाना है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि हमारा सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है कि जो हमारा सपना है उसको तो पूरा करने में पूरा जीवन खपा देंगे तो नहीं होगा। तो किसी एक कुर्सी से, किसी एक पद से, पावर से मुझे कोई मोह नहीं है। इसीलिए कोई बात नहीं, अगर इस्तीफा स्वीकार करना है, नहीं करना है, न्यायालय में फंसना है, नहीं फंसना है, मैं अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ चुकी हूँ और मैं जो भी करूंगी उसमें मुझे संतुष्टि होगी कि मैं अपने अधिकारों के लिए और दूसरों को अधिकार दिलाने के लिए, अपने वंचित पीड़ित समाज के व्यक्तियों को, लोगों को अधिकार दिलाने के लिए मैं सतत चलती रहूंगी। मुझे संतुष्टि उसी में है। सरकार ने एक नोटिस अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जारी किया था, वो घर खाली करने के लिए, वो क्या था? वो भोपाल में मेरी पदस्थापना हुई थी बैतूल के बाद, भोपाल से फिर 1 साल के अंदर मुझे छतरपुर भेजा गया, और जब मैं छतरपुर गई तो वहाँ पे मुझे मकान नहीं मिल पाया था 5 महीने तक। तो मैं भोपाल में जो मेरा सामान था वो वहीं रखा था। चूंकि मुझे वहाँ मकान नहीं मिला था तो मैं खाली नहीं कर पाई थी और मेरा सामान वहीं था। इसीलिए जो है शासन ने मुझे जो है यही सब, क्योंकि उसमें एक चीज़ ये भी है कि संपदा विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने रिश्तेदार को वो मकान अलॉट कर दिया था और इसीलिए चाहते थे कि मैं उसको खाली कर दूं, इसीलिए मुझे वो नोटिस दिया। वो भी मुझे तो मेरे इस्तीफा देने के बाद में प्राप्त हुआ। तो इस तरह का जो है ये परेशान करने के लिए, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए इस तरह के कदम, ये नोटिस दिए जा रहे हैं। इससे हम डरने वाले हैं नहीं, और वो मकान हमने खाली भी कर दिया। हमें जब इस कुर्सी से, इस पद से मोह नहीं है तो उस सरकारी आवाज से क्या मोह होगा? तो ये तो बड़ी छोटी मानसिकता है शासन की जो इस तरह सर्वधर्म के जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक बात आपने कही थी, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आधियों कहो को अपने औकात में रहे। किसको औकात दिखा रही थी? कहीं सीएम की ओर से इशारा नहीं था? जो भी नकारात्मक शक्तियां हमें रोकने के लिए लगी हैं, वो सारी शक्तियां, यहाँ का प्रशासन, जिले का प्रशासन, मध्य प्रदेश का शासन, हर कोई जिन्होंने भी नेगेटिव काम किया है, लेकिन ये नकारात्मक शक्तियां ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। देखिए, पावर का मिसयूज कर रहे हैं प्रशासन और शासन दोनों, अपने पावर का, पद का मिसयूज कर रहे हैं, अपने नशे में हैं बिल्कुल अपने पद के। तो रहने दीजिए। तो हमारा इशारा उन्हीं की तरफ था कि हमें कोई मतलब तोड़ नहीं सकता। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर ये सोचे कि हमें परेशान करके हमें झुका दिया जाएगा और हम वापस नौकरी में चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। हम अपने स्वाभिमान के साथ जो है समझौता नहीं करेंगे। आखिरी सवाल करते हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी एक बार प्रयास करती है कि चलो ठीक है, आपकी जो बयानबाजी थी तमाम था उसको गिले शिकवे कहेगी एक बार भुलाकर, भारतीय जनता पार्टी से आपको अगर वो टिकट देती है कि चुनाव से उतरो मैदान में, तो क्या करेंगे निशा बागरे उस पर? बिल्कुल नहीं। जो हमारे विचारधारा से तालमेल नहीं बैठा सकती, सर्वधर्म प्रार्थना से और मेरे सामाजिक कार्य से, इसमें कुछ भी राजनीति नहीं थी। आप उस प्रोग्राम को भी बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं थी। तो एक धार्मिक सर्वधर्म कार्यक्रम को, और फिर बार बार मैं वही कहूंगी, एक जाति की महिला के संवैधानिक अधिकारों के साथ अगर ये खिलवाड़ कर सकते हैं तो ऐसी विचारधारा के लिए मैं कभी काम नहीं कर सकती। तो ये थी निशा बागरे जी, पूर्व डिप्टी कलेक्टर, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। और इनका कहना है कि यदि हमें टिकट नहीं मिलता तभी जीवन में बहुत लंबा सफर है, मुकाम को हमें हासिल करना है। इस बार ना सही, अगले बार हम अपने इस जो कर्तव्य पर थे, मैं अपना कर्तव्य करते रहेंगे। साथ में शिक्षा की इन्होंने
कहा कि शिक्षा की जो सबसे पहले अगर हमें मौका मिले या न मिले, हमें चुनाव लड़ने का मौका मिले या न मिले, जहाँ भी जैसे मैं शिक्षा को लेकर सबसे पहले काम करूँ। अब देखना होगा, अभी चुनाव में तो काफ़ी वक्त अब बचा नहीं है, 2-3 महीने का समय शेष है। ऐसे में देखना होगा कि इनके इस्तीफे के बाद, हालांकि जो चर्चा है जिस तरह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इन पे अब संगठन किस तरह का भरोसा जताता है और किस तरह इन्हें चुनाव लड़ने का मौका देता है या फिर नहीं। इस खास बातचीत को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। Itala kilangane. Itala kilangane, Mama. शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि वो अपनी औकात में रहे।